स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने कुछ अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो उन्हीं के आगे हम आज करेंगे कुछ और एक्स्ट्रा। ठीक है, कल हम लोगों ने बिजनेस ट्रांजैक्शंस का पढ़ा था। एक बार स्क्रीन पे आएगा तो बताइएगा। स्क्रीन पे आ गया है बेटा? यस सर। यस सर। चलिए ठीक है। अभी आप देखिए, यहाँ पे हमने कल बिजनेस ट्रांजैक्शन का भी पढ़ा कि बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि बिजनेस जो ट्रांजैक्शन होती है, कोई भी ट्रांजैक्शन जो पैसे से संबंधित हो, फाइनेंशियली हो, उसको हम बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं, राइट। अब जैसे जिसको हम मनी की टर्म्स में मेजर कर सके, हमने पढ़ा था कि जिसको हम मनी की टर्म्स में मेजर कर सकें वो हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन है, राइट। तो ये सब हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैं। फिर हमने उसके फीचर्स भी पढ़े और हमने पढ़ा कि कौन कौन से केसेस में बिजनेस ट्रांजैक्शन हो सकती हैं, जैसे कि बोरोइंग फ्रॉम बैंक। अब देखो, अगर हम बैंक से बोरो करते हैं तो बिजनेस ट्रांजैक्शन है। ठीक है, अगर हम इंटरेस्ट पे करते हैं तो बिजनेस ट्रांजैक्शन है। अगर हम बिजली का बिल पे करते हैं तो बिजनेस ट्रांजैक्शन है। कैश अगर दे के कोई सामान खरीदते हैं तो बिजनेस ट्रांजैक्शन है। परचेज करते हैं उधार किसी से तो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है, क्योंकि पैसे का लेन देन हो रहा है और ट्रांजैक्शन माना जाएगा ये सब। और ये सारे हमने फीचर्स उसके पढ़े थे। ठीक है, एसेट्स के बारे में हमने पढ़ लिया। हमने पढ़ा था कि एसेट्स जो हैं कई तरह की होती हैं। एक फिजिकल जो दिखाई दे, एक राइट्स जैसे इंटेंजिबल एसेट जैसे गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इनके बारे में हमने डिस्कस भी किया था। और एक होता है एसेट्स जिसको हमने 3 तरीके से क्लासिफाई किया। नॉन करंट एसेट जो कई साल तक चलते हैं, करंट एसेट जो 1 साल तक चलते हैं, और फिक्टिशियस एसेट वो एसेट होते हैं जो कई साल तक लिखे जाते हैं, जैसे मैंने एडवर्टीजमेंट का आपको एग्जांपल देके बताया था। ठीक है, अब हम आज आज टॉपिक है हमारा एसेट्स के ऊपर ही। एक और एसेट होता है वेस्टिंग एसेट। देखिए, वेस्टिंग एसेट क्या होता है? ये वो एसेट है जो हमें नेचर से प्राप्त होता है, लेकिन समय के साथ ये खत्म हो जाता है। ठीक है, जैसे जैसे समय गुजरता रहता है ये वेस्ट हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे माइंस, जैसे माइंस देख रहे हैं आप यहाँ पे डायग्राम में, देखिए ये माइन है, जमीन से निकालते हैं हम कोयला वगैरह। तो ये समय के साथ खत्म हो जाता है, हम इसको यूज करते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब ये माइन हमारी कंप्लीटली खत्म हो जाती है। इसी तरह से पेटेंट्स, आप देखेंगे पेटेंट्स में भी यही होता है। एसेट्स टेकन ऑन लीज, अगर हम एसेट्स को लीज पे लेते हैं तो सेम वही लागू चीज होती है कि एसेट्स जो है लीज पे, क्या है मतलब? अगर हम एसेट को लीज पे लें, इसका क्या मतलब है बेटा? कौन बताएगा? एसेट्स को उधारी पर ले। जैसे कि कोई एग्जांपल से बता सकते हैं? सर जैसे सर मशीन बिल्डिंग लेते हैं निकाल ले। ठीक है, लीज पे लेने का मतलब होता है ना, आप मालिक बन जाते हो उसके। ठीक है, और उतने समय यूज करने के बाद आप उसको लौटा देते हो। ठीक है, जैसे ब्रिक्स बनते हुए देखा आपने, ईंट बनते हुए किसी बच्चे ने देखा है? यस 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 सर। तो यस सर। उसमें क्या होता है, जो ब्रिक बनाने वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो उसका ओनर होता है वो किसी का खेत ले लेते हैं जिसमें फसल नहीं हो रही होती है, और उसके बदले उसको पैसा दे देते हैं और उस जमीन का इस्तेमाल करते हैं। मतलब उसी मिट्टी से ही तो ईंट बनता है, तो उस मिट्टी को काट काट के और ब्रिक्स बनाते हैं वो लोग, और सुखा के और उसको भट्टे में डाल देते हैं और पका लेते हैं उसको। तो एक समय ऐसा आता है कि बहुत नीचे तक खुदाई हो जाती है, खेत की बहुत मिट्टी गायब हो जाती है नीचे तक, मतलब वो ऐसे कर देते हैं, तालाब टाइप बना के छोड़ देते हैं। और जब उसका एग्रीमेंट पूरा हो जाता है तो उसको वापस लौटा देते हैं, 1 साल 2 साल जैसा भी उन्होंने एग्रीमेंट किया होगा। तो उसी को हम बोलते हैं वेस्टिंग एसेट, क्योंकि उसके बाद तो वो खत्म हो जाएगा। ऐसी कोयले की खदान होती है, जितना कोयला निकलेगा निकाल लो और उसके बाद उसको खाली छोड़ दो। तो वेस्टिंग एसेट आई होप समझ में आ गया होगा। वेस्टिंग एसेट वो एसेट्स होते हैं जो एक समय पे उसमें हम एक्सट्रैक्शन करते हैं और जिसकी वैल्यू धीरे 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 खत्म हो जाती है। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? यस सर। पेटेंट यस सर। हाँ, एसेट कैसे है? सर क्या? पेटेंट नेचुरल एसेट कैसे है? पेटेंट क्या? सर पेटेंट नेचुरल एसेट कैसे है? वो हमको नेचर से कैसे मिला है? पेटेंट नेचुरल एसेट्स नहीं है। पेटेंट होता है जब हमने उसको रजिस्ट्रेशन करा के उसका अधिकार अपने ऊपर ले लिया है। जैसे आप देखो, गोल्ड निकालने के लिए पेटेंट लेना पड़ता है ना, जो जमीन का वहां उस एरिया का, जैसे कई जगह जमीन के नीचे गोल्ड का पता चल जाता है कि भाई गोल्ड की खान, तो आपको पेटेंट राइट लेना पड़ता है, उसके लिए अधिकार लेना पड़ता है, और सिर्फ आप ही का अधिकार होगा उस जमीन पे, और वो आप ही निकाल सकते हो। जैसे पेट्रोल निकल जाता है कई बार जमीन के नीचे से, तो गवर्नमेंट पेटेंट करा लेती है कि इस जमीन का अधिकार हमारे पास है, हम ही इसको यूज करेंगे और
जिसके भी घर पे निकल जाती है उसको कम पैसा दे दिया जाता है कि भाई लो इतना कंपनसेशन और ये जगह खाली करो। समझ में आया? यस सर। जैसे मान लो किसी के घर के पास गोल्ड की माइन निकल गई, तो क्या वो गोल्ड खुद ही निकाल लेगा? नहीं निकाल सकता, कंपनी को देना पड़ेगा। मान लो डायमंड निकलने लग गया, तो कंपनी उसको पेटेंट करा लेगी और अपने नाम पे उसके बदले सरकार को बहुत पैसा देना पड़ेगा और अपने पास उसके पास अधिकार आ जाएगा कि वो डायमंड वो खुद निकाले, और वो डायमंड निकालना शुरू कर देती है। इसीलिए आप देखेंगे गोल्ड और डायमंड निकालने के लिए, डायमंड बेसिकली निकालने के लिए हमारे पृथ्वी में बहुत डायमंड है, लेकिन कंपनी एक ही रहती है बेसिकली उसको निकालने के लिए, और वो पेटेंट करा लेती है और वही निकालती है, दूसरों को अलाउ ही नहीं करती, बोलती है हम नहीं अलाउ करेंगे आपको निकालने के लिए। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो अब ये एक लायबिलिटी टर्म आता है, लायबिलिटीज। तो 3 टर्म हमने पढ़ लिया है। ठीक है, हमने पढ़ लिया है एंटिटी पढ़ लिया, हमने एसेट्स, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन पढ़ लिया, और हमने एसेट्स के बारे में पढ़ लिया। हमने पढ़ा कि एसेट कई कैटेगरी में बांट सकते हैं, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है, एक हमने नया पढ़ा वेस्टिंग एसेट्स। अब हम आ जाते हैं लायबिलिटीज के ऊपर। लायबिलिटीज 2 तरह की हो सकती हैं स्टूडेंट्स, एक शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अब आप कहेंगे सर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी क्या है? देखिए, लायबिलिटी वैसे क्या है? बेसिकली लायबिलिटी द अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस इन फ्यूचर। कभी भी फ्यूचर में जो पैसा देना है आपको, पे करना है, उसी को हम लोग लायबिलिटी कहते हैं। ओके, तो लायबिलिटी क्या है? वो अमाउंट जो बिजनेस के द्वारा फ्यूचर में पेएबल है, देना है। ठीक है, अब देखो लायबिलिटीज इट रिफर्स टू द अमाउंट विच द फर्म ओज टू आउटसाइडर। ये वो अमाउंट होता है जो बिजनेस को आउटसाइडर्स को पे करना होता है। ठीक है, दे रिप्रेजेंट क्रेडिटर्स, ये क्रेडिटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, क्लेम्स ऑन द फॉर्म्स एसेट, और फॉर्म्स एसेट पे क्लेम करते हैं, तो इट इज द फॉर्म ऑब्लिगेशन टू आउटसाइडर। तो ये फॉर्म की जिम्मेवारी है आउटसाइडर के प्रति। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि ये फॉर्म की जिम्मेवारी होती है कि वो बाहर वाले आदमी को पैसा देगा। एम आई क्लियर टू एवरीबॉडी? सर यस सर। बोलो। लाइब लाइबिलिटीज में और डेबिटर्स में क्या अंतर रहता है फिर? देखो, डेटर्स जो है ना हमारे एसेट हैं, उन्होंने हमसे सामान उधार खरीदा है, तो उन्होंने हमें पैसे देने हैं। मतलब मान लो हम फर्म है, हम कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है, हमसे उसने उधार खरीदा किसी व्यक्ति ने। ठीक है, और उसने पैसा नहीं दिया, उसने बोला मैं 2 महीने या 3 महीने के बाद आपके पैसे लौटा दूंगा, मतलब पे कर दूंगा, तो वो हमारा डेटर बन जाएगा, यानी वो हमारा एसेट बनेगा, क्योंकि ही इज द वन हु इज गोइंग टू गिव अस। तो वो हमें पैसे देगा, तो वो हमारा क्या बन गया? डेटर। और क्रेडिटर होता है जब हम उससे उधार ले लेते हैं किसी को, और जब हमें पैसा देना है तो वो क्रेडिटर बन जाता है। इज इट क्लियर? सर फिर ये दोनों सेम सेम नहीं है, क्रेडिट और लाइबिलिटीज? नहीं, डेटर एसेट है क्योंकि वो हमें पैसे देगा, और सर क्रेडिटर मैं लायबिलिटी है। क्रेडिटर कह रहा हूँ। हाँ, क्रेडिटर क्या? क्रेडिटर और ये लाइबिलिटी दोनों सेम नहीं है? देखो, लायबिलिटीज एक लार्जर कंटेक्स्ट है। लायबिलिटीज एक ऐसा टर्म है जिसमें हम कहते हैं कि कोई भी पैसा जो हमें देना है वो हमारी लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी कैपिटल भी हो सकती है, लायबिलिटी क्रेडिटर्स भी हो सकते हैं, बिल्स पेबल भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें लायबिलिटी हो सकती है। लेकिन अगर आप खाली क्रेडिटर पूछोगे तो मैं बोलूंगा एक ऐसा आदमी जिसने हमसे उधार लिया और उसने पैसा लौटाया, वो लायबिलिटी है। हमने लोन ले रखा, वो भी लायबिलिटी है। इज इट क्लियर? तो लायबिलिटी कोई भी ऐसी चीज जो हमें पैसे देने हैं किसी और को। इज इट क्लियर? यस सर। जैसे देखो, yes, एग्जाम्पल देखो, मैंने यहाँ इसीलिए लिख लिया है। ये देखिए, क्रेडिटर भी हमारा लायबिलिटी हो सकता है, बिल पेबल भी हमारा लायबिलिटी हो सकता है, सैलरी आउटस्टैंडिंग मतलब किसी को तनख्वाह देनी है, ये भी हमारी लायबिलिटी है। हमने बैंक से लोन ले रखा है, हमें देना है, ये भी हमारे लिए लायबिलिटी है। ठीक है, तो बोथ स्मॉल एंड बिग बिजनेसेस फाइंड इट नेसेसरी टू बोरो मनी। चाहे देखो बिजनेस बड़ी हो या छोटी हो, दोनों को उधार लेना पड़ता है और उस उधार के पैसे चुकाने होते हैं। तो वही जो उधार लिया होता है उसी को हम लायबिलिटी कहते हैं। हाँ, ये ध्यान रखना है कि लायबिलिटी को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, एक करंट लायबिलिटी होती है और एक नॉन करंट लायबिलिटी होती है। आइए समझते हैं करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी में फर्क क्या है। देखो, करंट लायबिलिटी ये रही। करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है स्टूडेंट्स जो हमें एक समय के बाद चुकाने पड़ते हैं, मतलब इसका जो टाइम पीरियड है ये बहुत ही कम होता है। देखो लिखा है कि करंट लायबिलिटी रिफर्स टू दोज लायबिलिटीज विच आर टू बी पेड विद इन 12 मंथ्स। मतलब ये वो लायबिलिटी है स्टूडेंट जिसको हमें 12 महीने के अंदर
अंदर अंदर या अकाउंटिंग पीरियड के अंदर अंदर पे करना पड़ता है। ठीक है, तो जो भी लायबिलिटी 12 महीने के अंदर अंदर पे करना है वो ऑटोमेटिकली करंट लायबिलिटी बन जाती है। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? यस यस सर। सर। अब जैसे जैसे मान लो हमने लोन लिया। अब लोन दो तरह का होता है, एक लोन को आपको 1 साल के अंदर पे करना होता है और एक लोन हो सकता है आपको 7-8 महीने, मतलब एक लोन ऐसा हो सकता है कि जो हमने 4-5 साल के लिए लिया है, और एक लोन ऐसा भी तो हो सकता है कि जो हम 1 साल के अंदर अंदर पे करें। तो जो लोन हम 1 साल के अंदर अंदर पे करने के लिए लिए होंगे दैट विल बी अ लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी बोलेंगे उसको। इज इट क्लियर? अच्छा, यस। करंट करंट लायबिलिटी क्या क्या होती हैं? देखिए, करंट लायबिलिटी क्रेडिटर्स होते हैं, करंट लायबिलिटी होते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट भी करंट लायबिलिटी है, जब हम बैंक से ज्यादा पैसा निकाल लेते हैं तो हमें उस पैसे को चुकाना पड़ता है, और वो भी 1 साल के अंदर अंदर, तो ये करंट लायबिलिटी है। इसी तरह से बिल्स पेबल, हमने किसी से बिल पैसा खरीद लिया सामान, और हमने उसको गारंटी लिख के दे दिया कि हम इसका पैसा आपको भर देंगे 3 महीने या 4 महीने के अंदर, तो ये बिल्स पेबल होती है। इसी तरह से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, मतलब अगर हमने कोई चीज खर्च किया और खर्च का पैसा देना बाकी है, किसी को हमें पैसा देना बाकी है किसी खर्चे के बदले, तो वो हमारी करंट लायबिलिटी मानी जाती है। आ गया बेटा सबको समझ में करंट लायबिलिटी क्या होती है? यस सर। कोई बच्चा मुझे यस सर। बताएगा करंट लायबिलिटी क्या होती है? सर करंट लायबिलिटी वो होती है जिसे हमें शॉर्ट टाइम मिलता है वापस देने के लिए, 12 महीने 12 ओ, महीने तक का सर। ठीक है ना। अच्छा, अब आ जाता है नॉन करंट लायबिलिटी। देखो जरा, नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी क्या है? कह रहा है नॉन करंट लायबिलिटी आर दोज लायबिलिटी which are to be paid after a period of more than a year from the end of accounting year। देखो वही ठीक इसका उल्टा है कि नॉन करंट लायबिलिटी एक ऐसी लायबिलिटी है जो हमें 1 साल से ज्यादा समय के बाद पे करना पड़ता है। जैसे अगर हमने लोन ले रखा है 2 साल का, तो वो नॉन करंट लायबिलिटी माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो 1 साल के बाद हमें पे करना है। तो ये चीज ध्यान रखना है। जैसे लॉन्ग टर्म लोन, कोई भी लोन हमने लंबे समय के लिए लिया है, तो ये हमारी नॉन करंट लायबिलिटी मानी जाएगी। इसी तरह से डिबेंचर्स, ठीक है, या अगर मान लो किसी कंपनी ने किसी से उधार लिया लंबे समय के लिए, तो ये नॉन करंट लायबिलिटी मानी जाती है। फिर आ जाता है कंटिंजेंट लायबिलिटी। देखो ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंटिंजेंट लायबिलिटी। देखो इसको अच्छे से समझ लो क्योंकि ये बार बार आता रहेगा। कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होती है? दीज आर नॉट रियल लायबिलिटी। सही मायने में देखा जाए तो ये असलियत में लायबिलिटी नहीं होती है। फ्यूचर में कोई भी, सर हाँ बोलो। सर आपने टीम्स पे लिंक भेजा है? टीम्स पे तो मैंने क्लास में अपने उसमें शेयर किया हुआ है ना, चैनल पे। क्यों? व्हाट्सएप पे भेजा मैंने, क्या हुआ? टीम्स ऐप पे नहीं भेजा? फिर किस पे भेजा है? मैं नहीं पूछ रहा हूँ भेजा है? नहीं, टीम्स ऐप पे नहीं भेजा मैंने, चैनल पे भेजा है। लेकिन आप चैनल से सीधा जाके ज्वाइन कर सकते हो, उसमें कोई इश्यूज नहीं है। ठीक है सर। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था बेटा, कंटिंजेंट लायबिलिटी जो है ये डाउटफुल लायबिलिटी मानी जाती है। फ्यूचर के इवेंट डिसाइड करते हैं कि लायबिलिटी है कि नहीं। ठीक है, और ये सर्टेन नहीं होती, इसका कुछ कंफ्यूजन सा क्रिएट किया रहता है। जैसे मैं एक एग्जांपल से बता, मान लो एक वर्कर का हाथ कट गया या एक्सीडेंट हो गया, और वो वर्कर कह रहा है कि मैं कारीगर हूं और मेरा हाथ ही कट गया, अब मैं बिजनेस कहाँ से करूंगा, मेरी उंगलियां कट गई हैं। ठीक है, और कंपनी कह रही है कि आपने आप अपनी गलती से कराया है, आपकी गलती है, हमारी मशीन सही है। और वो कह रहा है नहीं, आपकी मशीन की वजह से कटा है, मैं ध्यान से काम कर रहा था। अब दोनों के बीच में कंट्रोडिक्ट, मतलब झगड़ा हो गया। ठीक है, अब वो कोर्ट तक चला गया। कंपनी कह रही है हम आपको 2 लाख रुपए दे देंगे कंपनसेशन, और वो कह रहा है नहीं, मुझे 10 लाख चाहिए। अब इसका कोर्ट में केस हो गया। अब कोर्ट फैसला करेगी कि कितना देना है। अगर कोर्ट में केस कंपनी जीत जाती है तो सिर्फ 2 लाख देगी, और अगर कंपनी हार जाती है तो उसको 10 लाख या जितना क्लेम किया होगा वर्कर ने उतना देना पड़ेगा। तो ये लायबिलिटी श्योर नहीं है कि कितना देना है, 10 लाख भी देना पड़ सकता है, 2 लाख भी देना पड़ सकता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? कंटिंजेंट लायबिलिटी। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? यस। यस सर। अच्छा, ये जो लायबिलिटी होती है ना स्टूडेंट्स, इसको बैलेंस शीट में हम नहीं दिखाते। इसको इनफैक्ट हम क्या करते हैं, नोट टू अकाउंट्स, यानी जब हम बैलेंस शीट खत्म हो जाती है तो वहां एक नोट डाल के लिख देते हैं कि इसका केस पेंडिंग चल रहा है, और केस होने के कंप्लीट होने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स हैं देखो।
जैसे वैल्यू ऑफ बिल डिस्काउंटेड, केसेस पेंडिंग इन द कोर्ट, जो मैंने एग्जांपल बताया, किसी बिजनेस ने गारंटी लिया है कि हम पे करेंगे और वो गारंटी फिर वो कब पे करेगी वो तो वही डिसाइड करेगी। तो इस तरह की चीजें इसमें आती हैं। तो ये एग्जांपल्स में से एक एग्जांपल ये वाला लिख देना आप, ये वाला एग्जांपल ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, यहाँ तक आ गया सबको सर समझ में? क्या कैपिटल सकते हैं उसमें? सर क्या इसमें कैपिटल लिख सकते हैं? नहीं, कैपिटल नहीं ले सकते बेटा। कैपिटल तो पता होता है, एग्जैक्ट पता होता है और वो बैलेंस शीट के अंदर आता है। वो अगला यही आ रहा है, देखो कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? जब भी मालिक अपने बिजनेस में पैसा लगाता है उसको हम कैपिटल बोलते हैं, सिंपल। जब ओनर अपने बिजनेस के अंदर जो पैसा लगाता है वही कैपिटल। ठीक है, अच्छा ये कैपिटल बिजनेस के लिए आप कहेंगे सर ये तो एसेट होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। क्योंकि बिजनेस जो ओनर है ना उसको बिजनेस लायबिलिटी मानती है, क्योंकि ओनर का क्या पता, ओनर कल को सारे पैसे मांगने लग जाएगा कंपनी से। तो इसीलिए जितनी दुनिया में कंपनियां हैं उनके जो ओनर होते हैं उनको लायबिलिटी मानती है बिजनेस, क्योंकि वो अपने पैसे कभी भी मांग सकते हैं। तो बिजनेस उनको हमेशा पैसा देने के लिए तैयार रहती है। जैसे मान लो रिलायंस में अगर मुकेश अंबानी बोलते हैं कि मेरे को पैसे, मेरे कंपनी के पैसे चाहिए अपने घर के यूज के लिए, कंपनी उनको बोलेगी ठीक है ले जाओ, मालिक कोई और बन जाएगा। मतलब मालिक दरअसल होता ही नहीं है, सिंपल भाषा में जिसका सबसे ज्यादा पैसा लगा हुआ होता है बिजनेस में वही मालिक है। कल को अगर मालिक अपने सारे पैसे निकाल ले तो दूसरा नंबर पे जो सबसे ज्यादा पैसा होगा वो मालिक बन जाएगा। तो यही होता है कैपिटल। इट इज द मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। अब देखो कैपिटल क्या होता है, ओनर के द्वारा लगाया हुआ पैसा होता है। ये कैश में भी ला सकता है और मतलब एसेट में भी ला सकता है। यानी कि जो बिजनेसमैन है हो सकता है कि वो पैसा बिजनेस में लगा दे या फिर अपने एसेट्स लगा दे। एसेट्स में हो सकता है वो फर्नीचर, चेयर, बिल्डिंग ये सब दे दे। तो इसीलिए हम इसको दोनों चीजें मानते हैं। अच्छा, बिजनेस की ये जिम्मेवारी है कि कल को अगर ओनर उसका इस्तेमाल करने के लिए वापस मांग ले तो वो पैसा उसको लौटाना पड़ता है, या बिल्डिंग या फर्नीचर जो भी उसका है उसको लौटाना पड़ता है। तो इसको हम बोलते हैं कैपिटल। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, अब आ जाता है एक और टर्म, सेल्स। देखो सेल्स क्या है? जो भी हम लोग सामान बेचते हैं ना, ठीक है, कोई भी सामान जब हम कस्टमर को बेचते हैं तो या तो हम उसे कैश में बेचते हैं या हम उसे उधार बेचते हैं। तो अगर हम कैश में बेचें या उधार बेचें दोनों को हम सेल्स कहते हैं। आ गया समझ में? तो सेल क्या है? जो भी हम सामान बेच के हमें जो पैसा प्राप्त होता है या जो पैसा प्राप्त होने वाला है उसको हम लोग सेल्स बोलते हैं। सेल्स दो तरह का हो सकता है, एक कैश सेल भी हो सकता है और एक क्रेडिट सेल भी हो सकता है। देखिए जैसे एक एग्जांपल है, कह रहा है सेल्स आर द टोटल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम गुड्स और सर्विसेज सोल्ड। कह रहा है सेल्स कोई भी ऐसा सामान है जो हम पैसे में बेचते हैं तो उसको हम सेल्स कहते हैं। ठीक है, उधार भी हो सकता है और कैश में भी हो सकता है। ठीक है, कभी भी जब हम एसेट बेचते हैं ना तो सेल नहीं कहलाएगा, ध्यान रखना। जैसे हमने बिल्डिंग बेच दिया तो वो सेल नहीं कहलाएगा। सेल तभी कहलाता है जब हम कोई सामान बेचते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है द टर्म सेल इज नेवर यूज फॉर द सेल ऑफ एन एसेट। ठीक है, हमेशा जब हम गुड्स बेचते हैं तभी सेल्स कहलाता है। जैसे सोल्ड गुड्स टू बीजू फॉर ₹8,000, ये सेल्स कहलाएगा। कैश सेल, जब हमने सामान पैसे में बेचा तो सेल कहलाएगा। अगर हम बिजनेस को बेचें, फर्नीचर बेचें तो वो सेल नहीं कहलाएगा। आ गया समझ में? हाँ या ना? यस। एक और टर्म होती है यस। बेटा, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न होता है जब हम कोई सामान बेचते हैं और उसके पैसे वापस लौट जाता है, क्योंकि हो सकता है जो हमने सामान बेचा है उधार वो सामान कस्टमर को पसंद ना आए। तो जब भी हम कोई सामान उधार बेचते हैं और कस्टमर को पसंद नहीं आता है तो वो डिफेक्टिव सामान को लौटा सकता है, उसी को सेल्स रिटर्न कहते हैं। आ गई बात समझ में? यस सर। तो सेल्स रिटर्न सेल्स का उल्टा होता है। सेल किया हुआ सामान जब वापस लौट जाता है तो उसको हम सेल्स रिटर्न कहते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है? सर सेल्स रिटर्न करने वाले पर्सन को हाँ पैसे वापस थोड़े ना मिलेंगे, उसने तो क्रेडिट परचेज करी थी ना। हाँ, लेकिन सामान तो, हाँ पैसे वापस नहीं मिलेंगे। अगर हमने पैसे में किया होता तब हमें पैसा मिलता। बिल्कुल ठीक कह रही हो। बिल्कुल सही। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम इतना ही करते हैं पहले। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही करेंगे।